आदाब, मैं मुहिउद्दीन आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, आप सभी को खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में। आज हमारे साथ बहुत ही अहम शख्सियत नवाब मलिक साहब हैं। नवाब मलिक साहब जो है वो हुकूमत महाराष्ट्र में अक़लियती उमूर औक़ाफ़ स्किल डेवलपमेंट के काबिनी वज़ीर हैं और इन्होंने बहुत ही अहम ऐलान किया है कि मुसलमानों को तालीम में 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा। सबसे पहले ये बताइए कि आपने कहा कि हाई कोर्ट ने पहले इसको हरी झंडी दिखा दी है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, तो किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में? लेकिन महाराष्ट्र के युवान की जो विधान परिषद है उसमें सवाल आया इसी को लेके कि आप जो हाई कोर्ट ने एक मामला क्लियर किया है वो आप लागू करेंगे क्या। 2014 में जून महीने में जो पहले कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी उन्होंने 16% मराठा और 5% मुसलमानों को तालीम में और रोज़गार में रिजर्वेशन दिया था और उसके ऑर्डिनेंस निकाले गए जुलाई में। ऑर्डिनेंस निकलने के बाद लोग कोर्ट में गए दोनों मराठा और मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ। उस वक्त कोर्ट ने सारे मामलात को स्टे कर दिया और जो मुसलमानों का तालीमी रिजर्वेशन था सरकारी स्कूलों में, इदारों में, उस रिजर्वेशन को कहा कि जारी रखा जाए। दिसंबर महीने तक वो रिजर्वेशन चला और जो ऑर्डिनेंस था उसे बिल टेबल करके पास कराना चाहिए था, जो पिछली सरकार ने नहीं किया। सिर्फ मराठा रिजर्वेशन का बिल पारित कर लिया, मुसलमानों का मामला इल्तवा में पड़ा रहा और बीजेपी की सरकार थी वो नहीं चाहती थी ये हो। अब हमारी सरकार बनी है, 3 पार्टी की सरकार है। जब हम तीनों पार्टी बैठकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे थे तो मैं उस मीटिंग का हिस्सा था। उस मीटिंग में ये मामला मैंने रखा था और शिवसेना के नेता देसाई साहब, शिंदे साहब दोनों लोग थे। हमारी पार्टी की तरफ से मैं था, भुजबल साहब थे, जयंत पाटिल थे, कांग्रेस के नेता थे उसमें, थोराट साहब और पृथ्वीराज चौहान जी। तब ये मसला हमने सामने रखा कि इस पे क्या भूमिका रहेगी सरकार बनने पे। तब उन्होंने उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था, उस मैनिफेस्टो में लिखा था कि मुस्लिम, धनगर और दीगर जमातें जिनके रिजर्वेशन के मामले रुके हुए हैं उसको लेके हम हल करेंगे। तो उन्होंने जिस बात के शंका थी उन्होंने कहा था कि इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। कल जब सवाल पूछा गया तो मैंने साफ कह दिया कि जिस हाई कोर्ट ने जिस मामले को हरी झंडी दिखाई है तो नया कानून बना के उसे हम अमल में महाराष्ट्र में लाएंगे और लाएंगे। मतलब इसी असेंबली सेशन में इसके ताल्लुक से कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अभी कल ऐलान तो मैंने किया है, डिपार्टमेंट है, कैबिनेट नोट बनेगी, वो सर्कुलेट होगी, लॉ एंड जुडिशरी के पास जाएगी, सभी डिपार्टमेंट के ओपिनियन आएंगी, कैबिनेट के सामने जाएगी। कैबिनेट ने एक बार बिल को मंजूरी दे दी तो अगर असेंबली चल रही है तो वो बिल्कुल असेंबली में बिल टेबल होगा और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो टेबल हो। अगर असेंबली नहीं रही तो ऑर्डिनेंस के जरिए भी हम उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन नवाब भाई, एक सवाल ये उठता है कि जो महाराष्ट्र में जो एजुकेशन का जो रिजर्वेशन है वो 47% के लगभग हो जाता है अगर मुसलमानों को मिलाया जाए तो। डोमिक खाना बदोश हैं, एसटी है, एनटी है, वीजे है और मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं। तो अगर कुछ लोग का मानना है, माहिरीन का मानना है, जानकार का मानना है कि 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। 65% तो हो गया मराठा आरक्षण के बाद। ये मामला 52 और 15 लगभग 67% हो गया। तो 2% अगर 67% हो सकता है तो 72% भी हो सकता है। हमें लगता है ये बहस के एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मराठा आरक्षण को लेकर जब 15% दिया तो एक्सीड हो गया, हाई कोर्ट ने उसे अप्रूव कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हुए हैं। एक्सीड वाला जो तर्क है, हमें लगता है कि अगर वो एक्सीड करने के बाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया, या पिछली बार भी एक्सीड हो रहा था और हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी, तो हमें लगता है कि ये तर्क और बहस गलत है। आप जो रिजर्वेशन देने वाले हैं मुसलमानों को, उसकी बुनियाद क्या है? क्योंकि आपने इससे पहले 14 में जो रिजर्वेशन दिया था उसके लिए महमूद रहमान कमेटी बुनियाद थी। महमूद रहमान कमेटी ने पूरे महाराष्ट्र में दौरा करके जो है वो आपको रिकमेंड किया था कि मुसलमानों को जो है वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की हालत महाराष्ट्र में भी बहुत ख़राब है। महमूद रहमान कमेटी को जो है महाराष्ट्र की सच्चर कमेटी कहा जाता है। तो क्या उसी बुनियाद पे आप देने वाले हैं कि कुछ नए तरीके से जो है वो अहवाल पेश करने वाले हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नए तरीके से कोई सर्वे किया जाना चाहिए। जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी उसके बाद महमूद रहमान कमेटी बनाई गई,
जिसकी बुनियाद पे पिछली हुकूमत ने फैसला किया था, और उसी फैसलों को हाई कोर्ट ने तालीमी मैदान में उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, हरी झंडी दिखाई, तो हमें लगता है उसी बेस को आगे बढ़ा के मामला आगे जाया जा सकता है। लेकिन कल हमने देखा कि कुछ शिवसेना के लीडरान जो है वो अपोज कर रहे थे कि मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले पे जो है वो अभी काबीना में कुछ फैसला नहीं हो पाया है। काबीना में तो जाना पड़ेगा, ये बात सच है। अगर किसी ने कहा कि काबीना में फैसला नहीं हुआ तो बात सच है। असेंबली के ऐवान में हमने सवाल के दौरान जवाब दिया है और हमें करना है। काबीना में मसला जाएगा, काबीना में जो भी सब्जेक्ट होता है वो जाता है, उसमें काबीना फैसला करती है। और हमने जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये बात रखी है तो काबीना से हरी झंडी मिलेगी, और हमारा कहीं ना कहीं विधानसभा में बहुमत है, हमारी अक्सरियत है, तो बिल भी पास होगा। अगर शिवसेना ने अगर आपको अपोज किया तो उसको मनाने की कुछ आपके पास हिकमत अमली तैयार हो चुकी है? क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि शिवसेना जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर भी कायम है, उसकी मजबूरी है या उसका जो है वो अस्तित्व का सवाल है, बुनियाद परस्ती का सवाल है। तो ऐसे में जो है वो शिवसेना को मनाना कितना आसान लगता है आपके लिए? मुझे नहीं लगता। सरकार बनने से पहले ये जो सब्जेक्ट है ये उनके सामने मैंने खुद रखा था, उस पर सहमति बनी है, तो मनाना या रूठने का कोई सवाल नहीं होता। अच्छा, रोजगार के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं आप? क्योंकि तालीम के बारे में तो आपने देखिए, बाकी पिछली बार जो सरकारी नौकरी और प्राइवेट स्कूलों का मामला जिसे कोर्ट ने कहीं ना कहीं रोक दिया था, स्टे किया था, और ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया तो केस ही ख़त्म हो गया, तो कहीं ना कहीं अड़ंगे उस बाकी चीज़ों को लेके पैदा होंगे। तो उसको भी हम देखेंगे किस तरह से मराठा आरक्षण का मामला आगे गया है, उस बुनियाद पे क्या किया जा सकता है, उस पर गौर व खौज होगा। उसके बाद कैसे आगे बढ़ा जाएगा, तालीम वाला पहले लाएंगे जिसे हाई कोर्ट ने क्लियर किया है, बाकी जो पेंडेंसी है उस पर किस तरह से आगे जाना हम तय करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी ये तनकीद करते आ रही है आप लोगों पे कि आप जो है वो सियासत कर रहे हैं, और मराठा आरक्षण का जो मामला है, मराठा रिजर्वेशन का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है। अगर मराठा रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट जो है वो नकार देती है या इनकार कर देती है, तो आपके लिए कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा मुसलमानों को जो है वो इंसाफ दिलाना? आज जो कोर्ट का फैसला है वो रिजर्वेशन लागू रखा जाए, ये फैसला है, तो हमें लगता है कि आगे क्या होगा, मुकदमेबाजी तो होते रहती है। कल बीजेपी के लीडर जिस तरह से कह रहे थे कि मुसलमानों को 5% दे दिया गया तो शेड्यूल कास्ट का कम हो जाएगा, ओबीसी का कम होगा, ट्राइब्स का कम हो जाएगा, मराठा का कम हो जाएगा, वीजीएनटी का कम हो जाएगा, तो लोगों में वो कहीं ना कहीं गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं। जो दिया जाएगा ओवर एंड अबव होगा, किसी का कम करके देने का इरादा हमारा नहीं है। लेकिन बीजेपी की आदत है कि मुसलमानों के खिलाफ लोगों को गुस्साए, तो बीजेपी कोशिश करेगी, लेकिन हम लोगों में बिल्कुल मामला क्लियर है कि किसी का काट के नहीं देंगे, ओवर एंड अबव देंगे। तो हमें नहीं लगता कोई उसमें किसी आवाम के मन में कोई शक व शुबहा पैदा होगा। बीजेपी कोशिश करती है कि मुसलमानों का जब भी मामला है तो लोगों को उनके खिलाफ खड़ा किया जाए, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह का माहौल नहीं बन पाएगा। नवाब भाई, एक बात ये बताइए कि महाराष्ट्र में जो है वो शाहीन बाग बने हुए हैं, मुंबई में, मुंब्रा में, भिवंडी में, महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में ये मुसलसल डिमांड हो रही है कि महाराष्ट्र की हुकूमत को एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और एनपीआर के खिलाफ जो है वो अपनी जो है वो राय कायम करना चाहिए। इस पर जो है आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? देखिए, जो लोग इस तरह की मांग करते हैं उन्हें जो असेंबली के कामकाज का या सरकारी कामकाज की पूरी नवैयत या जानकारी नहीं। सरकार तय करे तो असेंबली में कोई प्रस्ताव लाने की ज़रूरत नहीं। हमने बिल्कुल साफ किया है कि एनआरसी तो लागू नहीं होगी। हमने ये भी साफ किया है कि एनपीआर में जो सवालात केंद्र ने दिए हैं मरकज़ी हुकूमत ने, वो सभी सवालात हम डालेंगे, इसका सवाल नहीं होता। तीनों पार्टी बैठेगी, किन सवालात को डाला जाए, 2010 वाले सवालात होंगे कि इस सवाल में से कुछ छांटे जाएंगे, तो इस पर कोई आखिरी फैसला हमने नहीं किया है। अब रेजुलेशन की जो लोग बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि रेजुलेशन लाने से बहस होगी, जो लोग हमारे खिलाफ हैं वो जहर उगलेंगे, तो इससे बेहतर है जो फैसला सरकार को करना है वो करेगी। अब लोग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का हवाला दे रहे हैं। अब वो बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं, तो दाग धोने के लिए उन्होंने इस तरह का रेजुलेशन लाया है, और रेजुलेशन लाने से कोई
चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। तीनों पार्टी की सरकार है, तीनों पार्टी ने तय किया है कि एनपीआर जिस तरह से अमित शाह जी चाहते हैं उस तरह का एनपीआर महाराष्ट्र में नहीं लागू होगा। 2010 वाले सवाल जो है उसको देखेंगे और उस तरह से आगे जाएंगे। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जो एहतजाज हो रहे हैं एनपीआर के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ, इनके एहतजाज के दौरान जो है वो कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, 149 के नोटिस गए हैं। तो एक मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से ये मुसलसल डिमांड होती रही है कि वो केसेस को वापस लिया जाना चाहिए और एक मतलब सद्भावना का माहौल जो है वो क्रिएट हो सके पूरे महाराष्ट्र में। तो क्या मुमकिन है कि उन केसेस को जो है वापस लिया जा सकता है? देखिए, कुछ लोग मजीद हैं एहतजाज जारी रखे हुए हैं, एनर्जी वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। मैं आपके ज़रिए से लोगों से अपील करता हूं कि अपने एहतजाज अब रोकें और एहतजाज होना चाहिए, आपका हक है, लोगों का हक है, लेकिन एहतजाज भी किस हद तक जाकर कहीं ना कहीं एहतजाज जो है वो एक हद पे जाके रोकना चाहिए। जो लोग अभी भी बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि वो सभी एहतजाज ख़त्म करें। और जहाँ तक मुकदमों की बात है, हम लोग भी जब एहतजाज करते हैं तो मुकदमे हम पे दर्ज होते हैं। मेरे ऊपर भी 20-20 मुकदमे चले। तो मुकदमों से एहतजाज करने वालों को डरना नहीं चाहिए। जब एहतजाज करने की आदत बन रही है तो मुकदमे लादे जाएंगे, लेकिन जब एहतजाज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे तो विड्रॉ करने की प्रोसेस हो सकती है। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि जो शाहीन बाग है दिल्ली का, वो शाहीन बाग का एहतजाज और महाराष्ट्र के शाहीन बाग के एहतजाज में जो है वो फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप, और उस फ़र्क को जो है वो किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, एहतजाज करना सबका, सभी का हक है, लेकिन थोड़ी साफ गोई से मैं बात करना चाहता हूँ कि जब शहरी तरमीमी बिल आया, पहले दिन सबसे पहले मैंने हमारी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए कि आइन के खिलाफ है, ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है, हम इसकी मुखालफत करेंगे। हमने और कांग्रेस पार्टी ने ईवान में, जो पार्लियामेंट के निचले ऐवान में मुखालफत की, शिवसेना साथ में खड़ी थी। बाद में शिवसेना ने जो राज्यसभा है वहाँ पे वॉकआउट कर दिया, हमने खिलाफत की। तो मामला किस पार्टी का क्या रोल था ये देश के सामने है, लेकिन उस कानून को नाफिज करने की जिम्मेदारी स्टेट के पास नहीं है, और वो कानून को नाफिज करना ये सेंटर का काम है। और सीएम साहब कह रहे हैं कि ये कानून शहरियत छीनने वाला नहीं है, तो कानूनी हैसियत तो है, लेकिन ये आइन की धारा के खिलाफ है, इसलिए हम उस कानून की मुखालफत की है और हम उसके आज भी खिलाफ हैं। हमारे इख्तियार में जो चीज़ नहीं है उस पर हम नहीं लागू होने देंगे। इस तरह के कोई बयान देता है तो हमें लगता है वो सरकारें कहीं ना कहीं गलतफहमी पैदा कर रही है। क्या आपको इस बात का खदशा है कि जिस तरह से एनपीआर एनआरसी को लेकर के जो है वो उसके एहतजाज को लेकर के सीए के एहतजाज को की बुनियाद पे जो है वो माहौल ख़राब किया जा रहा है, दिल्ली में तशद्दुद हो गया है, तो क्या उस तरह के हालात चाह रहे हैं कपरस बनाना यहाँ पर महाराष्ट्र में? देखिए, जहाँ जहाँ एहतजाज शुरू हुआ, जहाँ बीजेपी की सरकारें थी वहाँ पर तो कहीं ना कहीं तशद्दुद लोगों ने पैदा किया। और दिल्ली में एक मैं कह दूं कि 25 जनवरी को बंद प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी ने ऐलान किया। हमारे मोहल्ले बंद हुए, दीगर मोहल्ले बंद नहीं हुए, दीगर दुकानें नहीं बंद हुई। फिर 29 तारीख को मेश्राम जी ने ऐलान कर दिया। तो हमको ये सोचना पड़ेगा, जब इस शहर में पहला आंदोलन हुआ अगस्त क्रांति मैदान का, तो हमने मोबिलाइज किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक एक असेंबली हल्के में 10-10 आंदोलन 10-10 नेता कर रहे हैं। तो ये आंदोलन कौम के लड़ाई के लिए लड़ा जा रहा है कि कुछ लोग नेता बनने के लिए कर रहे हैं? ये भी सवाल बड़े पैमाने पे मुल्क में खड़े हैं। हमें लगता है कि अगर कोई भी लीडर लेस या जो कौमें हर तरह से अलग अलग तरीके से सोचेंगी, तो हमें लगता है उनके मसाइल ढंग से हल नहीं होते। कहीं ना कहीं कौमी सतह पे, राज्य में या इलाकों में कहीं ना कहीं लोगों को एक साथ बैठना था। हर लोगों को लग रहा है कि मैं इसमें पीछे तो नहीं रह गया, इसलिए भी कुछ एहतजाज हो रहे हैं। और जो दिल्ली में शाहीन बाग को लेके बात आप कर रहे हैं, 23 तारीख के दिन चंद्रशेखर आज़ाद ने बंद पुकारा, भारत बंद हुए मुस्लिम मोहल्ले दिल्ली के, वहीं से हालात बिगड़े और 3 दिन तक पूरी दिल्ली चली। तो हमें लगता है दानिशमंदी से भी काम करना चाहिए। जब हमें पता है कि जो सरकार है दिल्ली में बैठी हुई या जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो कोई भी मौका जाने नहीं देगी हमारे खिलाफ तशद्दुद भड़काने के लिए या सरकारी मशीनरी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। तो दानिशमंदी से लोगों ने काम करे, ये हम उम्मीद करते हैं। और महाराष्ट्र में जहाँ तक सवाल है, पिछले कई दिनों से कई एहतजाज हुए,
शांति से एहतजाज, लाखों लोगों के मोर्चे निकले, कहीं कोई तशद्दुद नहीं हो पाया। कुछ छुटपुट घटनाएं हुई, उसमें भी कुछ लोगों ने मुकदमे दर्ज किए, उस पर भी पुलिस का जो रवैया था कहीं ना कहीं उसको भी हम लोगों ने कंट्रोल किया। तब लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि जब अमन और अमान कायम है स्टेट में और जो सरकार है वो ज़मानत लेती है कि कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, तो लोगों को उस पर कहीं ना कहीं भरोसा करके आगे जाना चाहिए। दहली तशद्दुद के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? दिल्ली तशद्दुद तो पूरी तरह से मुझे लगता है कि प्री प्लान था। गुजरात मॉडल कहीं ना कहीं तैयार किया गया था। जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने बयान दिए, 2 बार गोली चली, जिस तरह से जेएनयू में मामलात हुए, जामिया में मामलात हुए, जिस तरह से कपिल मिश्रा या बीजेपी के लोग बयान दे रहे थे, तो पूरी आवाम को भड़काने का काम तो हो रहा था। कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड है और तशद्दुद होता रहा, पुलिस खामोश देखती रही, तमाशाई बनी रही। तो हमें लगता है अमित शाह को कोई इशारा था कि जलने दो, जलाने दो। हमें लगता है प्री प्लान्ड है और सरकार का कोई ना कोई रोल था, इसीलिए पुलिस तमाशाई बनी रही। और इसीलिए हमने मांग की थी कि अमित शाह को उस कुर्सी पे बैठे रहने का हक नहीं, इस्तीफ़ा दें। लेकिन जमहूरी निज़ाम पे कोई अक्सरियत के साथ आता है तो इतना मॉरली वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड बिल्कुल जिस तरह के हालात हैं, लग रहा है कोई भी तशद्दुद है घंटे 2 घंटे में शांत हो जाता है। 3-3 दिन चले, पुलिस तमाशाई बने रहे, पुलिस के साथ लोग पत्थरबाजी करते रहे, पुलिस देखती रहे। कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ बांधे गए थे। और कौन बांधेगा? दिल्ली की पुलिस सीधे अमित शाह जी के मातहत है, तो उनका कोई ना कोई गुजरात मॉडल काम कर रहा था, ये सच्चाई है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है इस सेशन का कि क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली तशद्दुद हुआ है उसके असरात महाराष्ट्र में पड़ सकते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में जो है वो अभी मुंबई के नई सीपी आए हैं और उन्होंने चार्ज लिया है, तो पूरे महाराष्ट्र में जो है सिचुएशन फिलहाल क्या है? देखिए, कोशिश तो बीजेपी के पास एक ही हथियार है कि हिंदू मुसलमान का माहौल बना दे। उनकी कोशिश होती रहती है कि मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाकर अक्सरियती तबकों को अपने हक में लाया जाए। बीजेपी कोशिश करेगी, लेकिन हम लोग भी, तीनों पार्टी की सरकार है, तीनों पार्टी कोशिश करेगी कि वो माहौल ना बने, बीजेपी के मंसूबे नाकाम हो और हम इसी तरह से आगे जाएंगे। आपने रिसेंटली बयान दिया था कि जो हज का जो निज़ाम है उस पर आपने उसको तनकीद का निशाना बनाया था, तो कुछ लोग जो है वो नवाब मलिक के मोटिव को समझ नहीं पाए। हमको थोड़ा समझाइए डिटेल में कि आप क्या चेंज चाहते हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ कि एक मुल्क एक किराया हो। आप मुंबई से हज को जाएंगे तो किराया कम, औरंगाबाद से जाएंगे तो ज़्यादा, कश्मीर से जाएंगे और ज़्यादा, यूपी से जाएंगे और ज़्यादा। तो जो हज का निज़ाम चलाते हैं लोग, टेंडर निकलते समय जो एम्बार्केशन पॉइंट है उसके लिए टेंडर ना बुला के पूरे मुल्क में कितने एम्बार्केशन पॉइंट है वो सभी डिटेल दें, कितने हाजी कहाँ से जाना चाहते हैं डिटेल दें, और सिंगल टेंडर मंगा के पूरे मुल्क के हाजी, गरीब अमीर हर जगह हैं। तो कोई गरीब ज़्यादा पैसा दे, कोई गरीब कम दे। हमें लगता है कि एक मुल्क एक किराए वाली पॉलिसी हज कमेटी को अडॉप्ट करना चाहिए और इस तरह से आगे जाना चाहिए। हमने देखा है कि एक ज़माना था कि जो हमें कोटा मिलता था मुल्क का, तो जितने हाजियों को जाना होता था उससे कम तादाद में एप्लीकेशंस आती थी। थोड़ी सी आसूदगी बढ़ी है पिछले इस 5 साल में, नहीं उसके पहले के 10 सालों में लगातार कोटा जो था वो कम होता रहा और जो अर्जी थी वो बढ़ती रही। अब अगर अर्जी बढ़ती है तो लगातार लोग एप्लीकेशन करते हैं, 5-5 साल 7-7 साल लोगों को हज पे जाने का मौका नहीं मिलता। आज मैंने एप्लीकेशन की, इस साल मैंने किया, अगले साल नहीं किया, 7 साल तक मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है एक निज़ाम बनाना चाहिए कि हज को जो जाने वाले लोग हैं जिनका कोटे में आ गया वो चले जाए, और जो पेंडेंसी है उसी को अगले साल कंफर्म करके उसके बाद एप्लीकेशन मंगाई जाए, फिर जो पेंडेंसी है उसको अगले साल कंफर्म कर दे। हर साल फॉर्म भरिए, हर साल मायूसी हाथ लगे, तो हमें लगता है ये ठीक नहीं है, निज़ाम बदलना चाहिए। और एक चीज़ मैंने देखी कि हज ट्रेनिंग कैंप लग रहा है, वही जो बेचारे हैं हमारे लोग जो खिदमत करना चाहते हैं कि हुज्जाज इकराम को ट्रेन किया जाए, पूरे मुल्क से मुंबई शहर में ट्रेनिंग के लिए आते हैं।
अगर एक बार ट्रेंड हो गया तो हर साल वो अपनी खिदमत कर सकता है, तो क्यों लोगों को बार बार बुलाया जाता है? तो सारी जो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं वो दूर करनी चाहिए। एक मुल्क एक किराया होना चाहिए, जो भी मुल्क भर में कहीं से जाए एक ही किराए से जाए। तो मुंबई में आज हम देखते हैं महाराष्ट्र में कि फॉर्म बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि यहाँ पे किराया कम है। दीगर बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ फॉर्म कम आते हैं कोटे से भी, तो एक मुल्क एक किराया होगा। औरंगाबाद मुंबई के बीच में जो है वो 35,000 का डिफरेंस। नहीं, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो ये जब हो जाएगा तो मुंबई में दीगर रियासतों के भी लोग रहते हैं जिनके वालिदैन गाँव के बजाय यहाँ से फॉर्म भरते हैं क्योंकि किराया कम है। तो हमें लगता है कि एक मुल्क एक किराया होगा तो कम से कम महाराष्ट्र का तो लोड कम होगा, सस्ता महंगा ये जो बहस है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो वेटिंग लिस्ट को कंटिन्यू रखा गया कि इस साल मुझे मौका नहीं मिला तो मैं अगले साल जाऊंगा, तो हमें लगता है उनको भी एक उम्मीद बनी रहेगी कि इस साल मुझे मायूसी हाथ लगी तो इंशाल्लाह वो अगले साल जाएं। तो इस तरह का निज़ाम बनना चाहिए। और ये ट्रेनिंग वाला जो चक्कर है, ये ट्रेनिंग वाला चक्कर बंद होना चाहिए। मतलब जो ट्रेनर्स अगर ट्रेनिंग होती है पूरे हिंदुस्तान के ट्रेनर्स को बुला के ट्रेनिंग हमें नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है। एक बार जो हुज्जाज इकराम को ये समझा सकता है कि अरकान किस तरह से अदा किए जाते हैं, मदीना शरीफ में किस तरह से रहना है आपको, मस्जिद नबवी में किस तरह से जाना है, या हज के दौरान जो 5 दिन के आपके अरकान हैं वो कैसे अदा करना है, मक्का शहर में कैसे रहना है, या एयरपोर्ट पे कैसे जाना है, कैसे आपको चीज़ें आगे जाना है, एक बार मुझे पता है तो मैं हर साल ट्रेनिंग क्यों ले रहा हूँ। ये सवाल है हज कमेटी को, ये सारे मुद्दे सेंट्रल हज कमेटी को एक मिनिस्टर की हैसियत से, जब मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हूँ तो सारे सजेशन भेजूँगा। और मुझे लगता है हम जो सजेशन भेज रहे हैं वो मुल्क के मुसलमानों के सबके हक में है और हमें लगता है उसे लागू करना चाहिए। नवाब भाई, बात ये बताइए कि कोरोना वायरस का जो खौफ है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हिंदुस्तान पर भी इसके असरात आए हुए हैं, क्या आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो इसको रोकने में तदाबीर सही कर पा रही है या इसे कुछ और करना चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र में तो हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। ज़्यादा करके चाइना, जापान, उस तरह के जो भी लोग आते हैं उसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है वो बनाई है। मुल्कों की जिम्मेदारी होती है कि अपने आवाम की सेहत या उनकी जान की हिफाजत करना, इसलिए कदम बहुत सारे ममालिक उठाते रहते हैं। यहाँ तक सऊदी अरब ने ये कदम उठाया है कि दीगर मुल्कों से आने वाले जो ज़ायरीन हैं या जो उम्रा के लिए आना चाहते हैं या और किसी काम के लिए आना चाहते हैं, उन पे कुछ दिनों के लिए पाबंदी आयद की है। उम्रा ये कोई इस्लाम में फ़राइज़ में से नहीं, सुन्नत है, आप उम्रा कर सकते हैं। हज में अगर पाबंदी लगाए तो पूरे मुल्क के अंदर आवाज़ उठने लगेगी। अब उनको अपने मुल्क के शहरियों की जान की हिफाजत करना, उनकी सेहत की हिफाजत करना वो उनका हक है। उम्रा के जो लोग जाना चाहते हैं सुन्नत के लिए, कुछ दिनों के लिए उन्होंने रोका है, वो उनका हक है। हज के लिए इस तरह का कोई फैसला सऊदी सरकार ने नहीं किया है, तो बहुत ज़्यादा सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग फॉर्म भर चुके हैं हज का, जिनका नाम जो है वो कुरानंदाजी में आ चुका है, तो उम्रा की खबर आने के बाद एक किस्म की पैनिक सिचुएशन में दौड़ बिल्कुल लोगों को 4 महीना जो है वो बाकी अभी हज में। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हज के लिए पाबंदी आयद सऊदी हुकूमत ने नहीं की है। और मैं आपके ज़रिए एक बता दूं कि कुछ लोग मेरे पास आए थे बिना पैसे के। हमारे जो हुज्जाज इकराम हैं उनका पूरा मेडिकल चेकअप करके उसका मेडिकल कार्ड बना के देने के लिए तैयार हैं, उनके मोबाइल में डिटेल डालने के लिए तैयार हैं, और बिना पैसे के इस तरह से कुछ लोग खिदमत करना चाहते हैं। हमें लगता है कि इसको लेके हम हज कमेटी के अरकान और जो हुकूमत महाराष्ट्र की सेक्रेटरी हैं उनके साथ बैठेंगे। हमारे हुज्जाज इकराम सिर्फ टीका लगा के जाते हैं, लेकिन उनका हेल्थ सर्टिफिकेट पूरा उनके पास रहेगा कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है, या कौन सी उन्हें ब्लड प्रेशर है कि नहीं, शुगर है कि नहीं, या और कोई भी उन्हें बीमारी है, वहाँ कोई मामला हो तो कार्ड देखकर वहाँ भी जो भी डॉक्टर है इमीडिएट बहुत उनको देखना ना पड़े। तो इस तरह का इंतजाम करने का इरादा है। तो मतलब ये तो मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट तो मंगाती है हज कमेटी, इसको मतलब एडवांस में करना चाहिए और अच्छी तरह से। नहीं, हम चाहते हैं कि देखिए सर्टिफिकेट एक अलग तरह का है कि आपने टीका लगा लिया वही सर्टिफिकेट है, लेकिन हम बाकायदा उनका पूरा बॉडी चेकअप उनके घर में जिस डिस्ट्रिक्ट के वो हैं इस तरह का इंतजाम करेंगे, पूरा चेकअप लोग के जाके करेंगे
चेकअप करके उन्हें पूरा हेल्थ कार्ड देंगे कि अगर इन्हें शुगर है तो है, ब्लड प्रेशर है तो है, ब्लड ग्रुप उनका क्या है, या और कोई भी इमराज उनको दिल की कोई कभी अटैक आया है या उन्होंने बाईपास करवाया है या कुछ है, वो सारी चीज़ें उस कागज़ में रहेगी, उनके मोबाइल में रहेगी, ताकि वहाँ कोई उनको बीमारी हो या तकलीफ होने लगे तो कम से कम वो कार्ड देख के वहाँ के डॉक्टर। तो ये काम हुकूमत करेगी, रियासती हुकूमत की कोई प्राइवेट? कोई पैसा हम नहीं लेंगे न देंगे। कुछ लोग खिदमत के जज्बे से ये काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमने अलाउ नहीं किया। बैठ के मीटिंग करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। नवाब मलिक साहब हमारे साथ थे। इनका ये कहना है कि जिस तरह से पूरे मुल्क से जो है वो आज़मीन हज सफ़र हज के लिए रवाना होते हैं, तो अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट से जो है मुख्तलिफ करार देना पड़ता है। तो एक हज, एक मुल्क और एक पॉलिसी के तहत नवाब मलिक साहब ने डिमांड की है कि हर एम्बार्केशन पॉइंट से जो है वो यकसा किराया हो, एक किराया हो, और हिंदुस्तान के किसी भी कोने का हाजी हो उसे जो है वो यकसा किराया देने की सहूलत फराहम की जाए। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से भी इन्होंने बहुत अहम बयान दिया है। मुस्लिम रिजर्वेशन को जो है वो हरी झंडी दिखा दी है। अब देखना यह है कि मतलब इसमें अमल आवरी कब होती है और महाराष्ट्र का मुसलमान जो है वो तालीमी तौर पर बेहतर तरीके से रिजर्वेशन कब हासिल कर पाता है। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ आपके रूबरू फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।